नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सहर्ष स्वागत है। सह्याद्री करियर एकेडमी के द्वारा जो आर्मी भर्ती गुरु चैनल शुरू किया है, आने वाली जो आर्मी भर्ती है उसके क्वेश्चन पेपर और उसका विश्लेषण यहाँ हम इन वीडियो के माध्यम से आपको हम भेज रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सह्याद्री करियर एकेडमी के इस गुरुवार के पेपर का जो वीडियो है जीएस का, तो उसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेते हैं। सवाल नंबर 37 है पेपर में का। सवाल में पढ़ता हूँ, बाद में उसका आंसर और सॉल्यूशन भी करता हूँ। नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए भाई, जो जलोढ़ मृदा है ये नई जलोढ़ मृदा, इसका नाम क्या है? खादर है। मैं पहले आंसर बताता हूं। जो नई जलोढ़ मृदा है इसका नाम क्या है? खादर नाम से इस मृदा को जानते हैं। खादर नाम। अब आगे देखो, ये खादर मृदा के बाद ये जो अलग अलग मृदा प्रकार यहाँ पे दिए हैं, ये कौन से हैं? ये रेगुर जो मृदा है, रेगुर मृदा यानी कि बेसल्ट खड़क से तैयार हुई मृदा जो दक्कन ट्रैप पे हमें मिलती है, वो रेगुर मृदा है। ये बांगर जो मृदा है, बांगर मृदा यानी कि पुरानी मृदा जो हिमालय नदी क्षेत्र से या फिर गंगा मैदानी प्रदेश का जो तटीय मैदानी प्रदेश है वहां पे ये बांगर मृदा हमें मिलती है। और खादर जो मृदा है तो गंगा नदी के मुख की तरफ जो त्रिभुज प्रदेश है, दलदली क्षेत्र है, उस दलदली क्षेत्र में जो मृदा प्रकार है ये खादर है। और ये खादर मृदा हर साल नदी को जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये जलोढ़ यानी कि जिसे हम जलोढ़ मृदा वहां आकर क्या हो जाते हैं? संचय हो जाता है। तो जलोढ़ का संचय के बाद यहाँ पे जो मृदा तैयार होती है उसे खादर मृदा कहते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था? देखिए, पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मुंबई प्रेसिडेंसी से। पहली बार देखिए, अम्बेडकर संविधान सभा में 2 बार चुने गए। पहली बार जब चुनाव हुआ तो उन्हें बंगाल प्रांत से संविधान सभा में भेजा था। लेकिन बाद में जब 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, तो बाद में जो पूर्व बंगाल का प्रदेश जहां से बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में उनका निर्वाचन हुआ था, वो प्रदेश पूर्व पाकिस्तान में चला गया। तो फिर वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। बाद में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा और वो संविधान सभा के सदस्य बने। वास्तविकता बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो मुंबई मतदार संघ था, वहां डॉक्टर मुंजे उस संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनकी जगह पे संविधान सभा में दाखिल हो गए, शामिल हो गए। ठीक है। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी मुंबई प्रेसिडेंसी से वे संविधान सभा में निर्वाचन उनका हुआ था। आगे का सवाल हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 39। अब देखिए, ये झील के बारे में है। झील यानी इसे मराठी में हम सरोवर कहते हैं। झील को मराठी में क्या कहते हैं? सरोवर। अब देखिए, ये लोकटक झील जो है, ये लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? पहले मैं इस सवाल का सही आंसर आपको बताता हूं कि लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। यहाँ जो मणिपुर राज्य में जो टेकड़ियां है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, जिस पहाड़ी क्षेत्र में लोकटक झील वहां मौजूद है, उस स्थान पर लोकटक झील तैयार हुई है, वो राज्य कौन सा है? मणिपुर। अब अगर आप देखते हैं तो राजस्थान राज्य में एक झील है। आपको पता है क्या कि भारत की सबसे बड़ी झील यानी खारे पानी की, किस पानी की? खारे क्षारयुक्त पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो वो राजस्थान राज्य में है, जिसका नाम क्या है? उस झील का नाम है सांभर। उस झील का नाम क्या है? सांभर झील। जिस राज्य में है उस राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। और मणिपुर राज्य में जो झील है वो कौन सी झील है? लोकटक झील है। आगे का सवाल हम देखते हैं।
आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रहों में कौन सा स्थान है? अब देखिए, जो हमारी जो सूर्यमाला है उस सूर्यमाला में लगभग 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8। इन 8 ग्रहों में से आकार की दृष्टि से, किस माध्यम के जरिए का आकार से, कि पृथ्वी का कितवा स्थान है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कितवा स्थान है? तो पृथ्वी का यहाँ कितवा स्थान है? 5वां स्थान है। सबसे बड़ा, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सूर्यमाला में? तो सूर्यमाला में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो ग्रह कौन सा है? गुरु है। कौन सा है? गुरु। गुरु के बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, और उसके बाद किसका नंबर आता है? पृथ्वी का आता है। जो सूर्यमाला में जो ग्रह है वो ग्रह 2 भाग में डिवाइड होते हैं, एक अंतर्ग्रह और दूसरे बाह्य ग्रह। जो अंतर्ग्रह है वो आकार से कम है और घनता उनकी ज्यादा है, लेकिन जो बाह्य ग्रह है जिनमें गुरु है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, जो ये ग्रह आकार से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सूर्यमाला में हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे का सवाल। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर कितना है? 14, सॉरी सवाल नंबर 41। अब देखिए सवाल नंबर 41 क्या है? इस सवाल में हमें क्या पूछा है कि अंत सागरीय भूकंपों द्वारा यानी क्या? सागर तल के नीचे, सागरीय तल के नीचे हिस्से में जो भूकंप होता है उन भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरी को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सुनामी कहते हैं। ये इसका सही आंसर है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, ये सुनामी, ये शब्द किस देश से या फिर किस भाषा से आया है? तो ये सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा से आया है। किस भाषा से? जापानी भाषा से आया हुआ ये शब्द है सुनामी। अगर हम ये जो बाकी के जो ऑप्शन है ये जो देखेंगे, ये सर्क और एक केम, ये क्या है? सर्क और केम ये भूरूप है। कौन से भूरूप है? तो जो हिम नदी होती है उस हिम नदी के खनन कार्य से निर्माण हुए भूरूप कौन से है? सर्क और केम। तो ये हिम नदी की वजह से बने हुए भूरूप है। और अंततः अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि सुनामी यानी क्या? तो सुनामी को एक और शब्द है। कौन सा शब्द है? सुनामी को बंदर लाटा ऐसा भी कहते हैं। इस सुनामी को एक और शब्द है, कौन सा है? बंदर लाटा किसे कहते हैं? सुनामी को ही बंदर लाटा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमें अलग सा सवाल आ जाए तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के दृष्टि से। बार बार लास्ट, अगर आपके लास्ट भर्ती वाले जो आर्मी भर्ती के क्वेश्चन पेपर है वो अगर देखेंगे तो इस सवाल के ऊपर बार बार, सॉरी इस क्वेश्चन के ऊपर या फिर हल्दीघाट की जो युद्ध है इस युद्ध के ऊपर बार बार सवाल पूछे गए हैं। कौन कौन से सवाल आए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। देखिए हल्दीघाट की लड़ाई कब हुई थी? हल्दीघाट की जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई 1576 में हुई थी। हल्दीघाट की लड़ाई किस साल हुई थी? 1576। अब मुझे बताइए कि हल्दीघाट की लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो हल्दीघाट की लड़ाई है ना, ये लड़ाई जो मुगल सम्राट अकबर था, तो मुगल सम्राट अकबर और राजपूत राजा, उसका नाम क्या था? राजपूत राजा का महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ये जो लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और किसके बीच? सम्राट अकबर यानी मुगल सम्राट अकबर, इनके बीच जो लड़ाई हुई थी हल्दीघाट की। एक और यहाँ पे सवाल पूछा गया है आपको लास्ट भर्ती एग्जाम में। कौन सा सवाल है कि हल्दीघाट की लड़ाई में अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति कौन था? उसका नाम है मानसिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। और एक और सवाल इसके बारे में भी पूछा है कि महाराणा प्रताप
जो है, तो इन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। यह भी सवाल आपको भर्ती के पेपर में पढ़ने मिलेगा जरूर। इसमें बार बार सवाल आया है। हल्दी घाट की लड़ाई, ये हमें याद रखनी चाहिए मध्ययुगीन भारत के इतिहास में। ठीक है, उसके बाद हम आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 43। अब यहां देखिए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है। हमें भारत के पंतप्रधान कौन कौन थे, किस काल में थे, ये पता होना चाहिए। देखिए, अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पंतप्रधान कब बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पंतप्रधान 1947 को ही बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ, तभी से लेके 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके मृत्यु के समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? पंडित नेहरू रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो बने, उनका नाम है, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री है। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। अगर आर्मी भर्ती में आपको यह सवाल पूछा जाए कि किस पंतप्रधान ने, किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। ये आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे पंतप्रधान थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे, और जिन्होंने जय जवान जय किसान ये नारा लगाया था। लाल बहादुर शास्त्री के कालखंड में ही भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी जंग हो गई थी। 1965 की जंग भारत पाकिस्तान के बीच लाल बहादुर शास्त्री के ही कालखंड में हुई थी। मोरारजी देसाई जो भारत के पंतप्रधान रहे, ये प्रथम कांग्रेस उत्तर पंतप्रधान है। कांग्रेस पक्ष के अलावा अलग पक्ष के, ये जनता सरकार के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। भारत के ये मोरारजी देसाई किस साल पंतप्रधान थे? तो 1977 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। प्रथम कांग्रेस उत्तर प्रधानमंत्री कौन? तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाद में हम आगे का सवाल देखते हैं कि जो आगे का सवाल है, देखिए सवाल नंबर है कौन सा? 44 वाला। ये 44 वाला सवाल, और इस सवाल का सही आंसर क्या है? कौन दे सकता है? आप में से कोई इस सवाल का सही आंसर दे सकता है क्या? देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या है सवाल? कि कारगिल युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कारगिल युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? देखिए यहाँ पे कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। जबकि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में कारगिल का युद्ध हुआ था 1999। और उसके पहले जो 1971 साल की जो युद्ध हुई थी, तो बांग्लादेश निर्मित के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग हुई थी, एक और लड़ाई हुई थी। 1945 या 2004 इस साल में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी जंग नहीं हुई थी। पाकिस्तान की निर्मित ही 1945 के बाद हुई है, तो इस साल का कोई भी किसी भी लड़ाई से ताल्लुक नहीं आएगा। क्योंकि पाकिस्तान की निर्मित कब है? पाक की निर्मित कब है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की निर्मित है। और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक कितनी जंग हुई है, कितनी लड़ाई हुई है? 4। कौन कौन सी लड़ाई है? पहली लड़ाई हुई थी 1948 की, दूसरी लड़ाई हुई थी 1965 की, तीसरी लड़ाई 1971 की, और चौथी लड़ाई 1999 की। ये आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी जंग हुई है? 4 लड़ाइयां हुई है, और ये 4 ही लड़ाइयां किसने जीती है? तो भारत ने जीती है। पाकिस्तान को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन छात्र जो है, बच्चों जो है, इस सवाल में कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? सवाल पहले समझना चाहिए। सवाल क्या पूछा है आपको? सवाल पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल,
यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है क्या? नहीं। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा होता तो इस सवाल का आंसर क्या होता है? आप बता सकते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल ये स्थायी स्वरूपीय सभागृह है। कैसा है? स्थायी स्वरूपीय, कि राज्यसभा कभी भी बर्खास्त नहीं होती। राज्यसभा यह सभागृह कभी भी बर्खास्त नहीं होता। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सभागृह है, वो कभी भी बर्खास्त नहीं होता, कभी भी वो व्यवगत नहीं होता। लेकिन यहाँ सवाल क्या पूछा है किसका? तो ये कीवर्ड्स है, क्वेश्चन यहाँ है, इसका आंसर हमें इस शब्द से मिलता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष है? 6 साल। कितना साल होता है? 6 साल। ये इसका सही आंसर है। बाकी 5 साल जो है वो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल है, 6.5 साल किसी का भी कार्यकाल नहीं, और 4 साल भी किसी का भी कार्यकाल नहीं है। 5 साल लोकसभा सदस्य का कार्यकाल है और 6 साल राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा एक स्थायी सभागृह है, वो कभी भी बर्खास्त नहीं होता है। इसके बारे में हम आगे जानकारी बात जो आगे की वीडियो देखना है उस वीडियो में हम जरूर देखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, बहुत ही आसान है। इतना आसान सवाल, बहुत ही आसान, लेकिन हमें यह सवाल क्या करता है कि ये इतिहास का सवाल है और वो भी किस साल का है? मध्ययुगीन कालखंड का। तो हम घबरा जाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सवाल पूछे, देखिए कि निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? पता है मध्ययुगीन कालखंड में यहाँ आक्रमण किसके आक्रमण के बारे में पूछा है? तो इस्लाम के आक्रमण के बारे में पूछा है। जो इस्लाम ने भारत पे आक्रमण किए थे मध्ययुगीन कालखंड और प्राचीन कालखंड में, तो यहाँ सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अफगानों ने किया था क्या? नहीं, अफगानों का तो आखिरी समय में जो अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के कालखंड से अफगानिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। पहले इस सवाल का सही आंसर हम देखेंगे, बाद में बाकी ऑप्शन हम देखेंगे। तो भारत पे सबसे पहला हमला या फिर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबों ने किया था। किसने किया था? अरब राष्ट्रों ने अरब का सबसे पहला आक्रमण हुआ था। और अरबी लोगों का आक्रमण किस शतक में हुआ था? ईसवी सन के कितने 8वें शतक में, कितने 8वें शतक में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। अरबों के बाद भारत पर आक्रमण किसने किया? ये पहला नंबर आएगा। सेकंड नंबर पे कौन होगा? अरबों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्की लोग थे, तुर्की लोगों ने उसके बाद भारत पर आक्रमण किया। और उसके बाद भारत पर किसका आक्रमण है? मुगलों का। मुगल सम्राट जो संस्थापक है मुगल साम्राज्य का, वो है बाबर। और बाबर ने भारत पर किस साल आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर 1526 को आक्रमण किया था। जो पानीपत की लड़ाई पहली बाबर और किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इस लड़ाई के बाद बाबर ने भारत पर मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। और उसके बाद अफगानों का आक्रमण है। जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया तो उसके बाद आक्रमण भारत पर किसने किए? अफगानिस्तान ने, जहां नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली वहां के शासक थे, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, आगे का सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर है 47। सवाल नंबर कितना है? 47। और एक 47 सवाल जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि 47 सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय और उनकी स्थापना वर्ष हमें बार बार पूछे जाते हैं, तो वो हमें याद रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम
यूनो कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। बाकी हम जब देखते हैं हेग, यहाँ क्या है? तो हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। किसका? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय या हेड ऑफिस कहाँ है? हेग में है। जिनेवा, यहाँ पे किसका मुख्यालय है? और लंदन, लंदन में किसी का भी मुख्यालय नहीं है, लेकिन जिनेवा में एक मुख्यालय, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में जिनेवा में किसका मुख्यालय है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आगे का सवाल है 48, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? भारत, प्राचीन भारत के इतिहास का यह सवाल है। भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? यहाँ जो राजवंश दिए हैं उन राजवंश के बारे में यहाँ सवाल पूछा है। इनमें से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास में थोड़ा सा देखते हैं तो जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य के बाद प्राचीन भारत का पहला सम्राट वो मौर्य साम्राज्य था। भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, यानी भारत का पहला राजवंश कौन सा है? मौर्य। और इस मौर्य घराने का संस्थापक कौन था? मौर्य घराने का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मगध साम्राज्य, लास्ट मगध राजा जिसका नाम था धनानंद, उस धनानंद का क्या किया था? पराभव किया था। और पराभव के बाद उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो भारत का पहला सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भारत का सबसे पुराना राजवंश है। मौर्यों के बाद फिर गुप्त घराने की सत्ता हुई। दक्षिण भारत की प्रमुख सत्ता थी चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत का प्रमुख सत्ताधीश था। और पल्लव की भी सत्ता किस दिशा में स्थित थी या भारत के किस हिस्से में थी? तो पल्लव साम्राज्य भी भारत के दक्षिण हिस्से में था, लेकिन चोल, पल्लव, गुप्त के बाद दक्षिण भारत में आए थे। लेकिन मौर्य ये पहला राजवंश है भारत का। मौर्य के बाद गुप्त घराने की सत्ता उत्तर भारत में आई थी। तो पहला राजवंश कौन सा है भारत का? मौर्य, जिसका संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यह भी सवाल पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आर्य, चाणक्य या फिर कौटिल्य। उनका ही नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, आर्य, चाणक्य, कौटिल्य, ये एक ही व्यक्ति के नाम है और वो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। ठीक है। उसके बाद एक और सवाल है 49 वाला सवाल है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है। कौन सा है पृथ्वी का? कौन बता सकता है आप में से? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्र या फिर चंद्रमा, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा भी कहते हैं। चांद, जिसे एक और नाम से जानते हैं हम चांद। मराठी में उसे चंद्र कहते हैं, हिंदी में उसे चांद कहते हैं। तो ये चांद पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। बाकी ये जो दो उपग्रह है, मंगल ग्रह को कितने उपग्रह है? 2। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी? 2 है। ठीक है। आगे लास्ट सवाल हम देखते हैं जीएस का, जो 50 नंबर का सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर यानी संगणक, कंप्यूटर यानी संगणक, संगणक का जनक कौन है? संगणक का जनक है चार्ल्स बॉबिज। संगणक का जनक कौन है? चार्ल्स बॉबिज। यही संगणक का जनक है जिन्होंने संगणक का निर्माण किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो आर्मी भर्ती के जो पेपर है हमारे, उसमें से आज खाली हमने कितने सवालों का यहाँ विश्लेषण किया है? तो 14 सवाल, 37 से लेके 15 तक, यानी कि 14 सवाल हो जाते हैं। तो इन 14 सवालों का यहाँ विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।